अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर है रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कुछ बुक्स के अंदर उसे इसने लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अंजाम क्या है कि अगर आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो पास्टुलेट उसने पेश किए थे, अगर उन पास्टुलेट्स को वैलिड करार दिया जाए तो रिजल्ट क्या बनेंगे इनके। पहला हमारे पास होता है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन से मुराद क्या है? अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती थी कि हमारे पास जो टाइम है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इंतहाई नहीं है, बल्कि ये हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा होगा तब हमारे पास टाइम की कैलकुलेशन बदल जाती है। कैसे? इसके लिए सबसे पहले टाइम को कहा जाता है प्रॉपर टाइम। इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा मैं साबिक का जितना भी हमारा पीछे टॉपिक हुआ है उसमें से आपको कुछ टर्म्स समझाना चाहूँगा। वो ये कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था और रिलेटिव की टर्म को भी देखा था। हमने कंसिडर किया था कि एक बस है हमारे पास, उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स हैं। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर जब ऑब्जर्व करता है तो सारे के सारे रेस्ट की हालत में है, जबकि उसी ही बस को बाहर किसी प्लेटफॉर्म पर ठहरा हुआ पर्सन जब ऑब्जर्व करता है तो उसे पूरी की पूरी बस क्योंकि हरकत में लगती है तो उसे पैसेंजर्स भी हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ जहन में रखिएगा, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गए थे। एक वो बस थी और उसमें बैठा हुआ पैसेंजर अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन कर रहा होता है। क्लियर? पहला हमारे पास ये होगा। दूसरा, जब बाहर ठहरा हुआ पर्सन पूरी मूविंग बस को देखता है तो ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है, वो बाहर ठहरा हुआ पर्सन। तो रिलेटिव मोशन तो है, कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर जाए, बस मूव कर रही थी रिलेटिव मोशन बन गई है। पर्सन बाहर ठहरा हुआ मूव करने लग जाए और उसको ऑब्जर्व करता जाए तब भी रिलेटिव मोशन है। दोनों मूव कर लें तब भी रिलेटिव मोशन होगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ प्रॉपर टाइम, द टाइम कैलकुलेटेड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज प्रॉपर टाइम। वो टाइम जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर कैलकुलेट करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रॉपर टाइम कहा जाता है। ये बात जहन में रखिएगा और इसे टी नॉट से जाहिर किया जाता है। दूसरी, इसकी डेफिनेशन आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखी गई, लेकिन ये सहल आसान वर्ड्स हैं जो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपने बुक वर्डिंग को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ गौर कीजिए। टाइम कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जर्वर इन इट्स ओन फ्रेम। हमेशा याद रखिएगा, अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक ऑब्जर्वर की जाने वाली कैलकुलेशंस, वो टाइम की कैलकुलेशन कर ले, वो लेंथ की कैलकुलेशन कर ले, वो मास की कैलकुलेशन कर ले, तो अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो भी कैलकुलेशन ऑब्जर्वर करेगा उसे प्रॉपर कहा जाता है, उसे प्रॉपर कैलकुलेशन कहा जाता है। अब टाइम की कैलकुलेशन कर रहा है तो प्रॉपर टाइम बन जाएगा, लेंथ की कैलकुलेशन कर रहा है तो प्रॉपर लेंथ बन जाएगी, मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहा है तो प्रॉपर मैथ्स बन जाएगा। तो इस चीज़ को लाजमी तौर पर अपने जहन में रखिएगा, अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैलकुलेशन होती है। इसीलिए आपकी बुक के अंदर उसने वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो कैलकुलेशन करता है। तो स्टेशनरी कौन था? वो भाई उसी बस के अंदर बैठा हुआ कोई पैसेंजर, वो भी स्टेशनरी था, सारे पैसेंजर भी स्टेशनरी थे। अब जो कैलकुलेशन अपनी ही बस में बैठ के वो किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ को मेजर कर ले, वो दो इवेंट्स के दरमियान में टाइम को मेजर कर ले, तो इस तरह की कैलकुलेशन टाइम की, लेंथ की, मास की, ये प्रॉपर बनती चली जाएंगी, प्रॉपर कैलकुलेशन कहलाती है। ठीक है? तो यही ये लफ्ज मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप अंडरस्टैंड करें। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन सी रह जाती है कि हमारे पास प्रॉपर क्या है, रिलेटिविस्टिक क्या है। तो इतना जहन में रखें, अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर की जाने वाली कैलकुलेशन प्रॉपर है, दैट्स इट, और कुछ भी जहन में ना लेके आए। दूसरा, रिलेटिविस्टिक टाइम। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास बस ने मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है? बस जैसे ही मूव करती हुई जा रही है, बाहर खड़ा हुआ पर्सन उसी बस के अंदर दो इवेंट्स के दरमियान में, उनके दरमियान में टाइम की अब कैलकुलेशन करेगा। टाइम कैलकुलेटेड बाय मूविंग ऑब्जर्वर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इवेंट्स। यहां पर वो आपको, ये बुक वर्डिंग मैंने लिखी हुई है, टाइम कैलकुलेटेड बाय द मूविंग ऑब्जर्वर। हमने ऑब्जर्वर को मूव करा दिया है किसके रिस्पेक्ट में?
इवेंट्स के फ्रेम के रिस्पेक्ट में। इवेंट के फ्रेम हमारे पास क्या है, इवेंट का फ्रेम हमारे पास वो बस है, ठीक है। उसी बस के अंदर कोई दो इवेंट्स हो रहे हैं। अब जो टाइम की कैलकुलेशन करेगा वो टाइम क्या होगा, रिलेटिविस्टिक टाइम। बच्चे सिंपलर बात है, बस के अंदर दो इवेंट्स हो रहे हैं, उनके टाइम को अगर बाहर ठहरा हुआ पर्सन जो कि रिलेटिव मोशन में है, कुछ खास स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, जब उसको कैलकुलेट करेगा उस टाइम को नाम दिया जाएगा रिलेटिविस्टिक टाइम। यह एक और नाम भी दिया जाता है डायलेटेड टाइम, डायलेटेड टाइम, ठीक है। एक और नाम ये दिया जाता है इसको, क्लियर। और इसको हमेशा याद रखिएगा, जाहिर किया जाता है टी से, स्मॉलर टी इस्तेमाल किया जाता है। और भी नोटेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बुक के, आपकी चूँकि तमाम तर बोर्ड्स में ये नोटेशन इस्तेमाल की गई तो आपने इसे ऐसे ही लिखना है। और ये फार्मूला किस चीज़ के बराबर होता है, डायलेटेड टाइम जिसे रिलेटिविस्टिक टाइम कहा जाता है, टी बराबर होता है टी नॉट जिसे प्रॉपर टाइम कहा था हमने, डिवाइडेड बाई 1 - v²/c² होल अंडर रूट। यहाँ गौर कीजिएगा, v बेसिकली तौर पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है बेटा। इसके बाद c स्पीड ऑफ लाइट है, c स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, v उसी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को जाहिर किया जा रहा है, जबकि c स्पीड ऑफ लाइट है। अब यहां पर गौर रखिएगा, 1 - v²/c² अंडर रूट, यह हमेशा लेस देन 1 क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। अगर 1 से कम हो, मसलन 0.3 आ जाती है, 0.5 आ जाती है, 0 पॉइंट आपके पास आ जाती है 8 9 तक, 1 से कम है। अगर ये लेस देन 1 हो, आप प्रॉपर टाइम को किसी, जब एक से कम किसी मिकदार को आकर तकसीम किया जाता है तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ देखिए रिलेटिविस्टिक टाइम बढ़ जाएगा प्रॉपर टाइम की निस्बत। क्या मतलब है कि बस में दो इवेंट्स के दरमियान में जो टाइम की कैलकुलेशन की गई थी, ठीक है, उसी बस में बैठा हुआ पर्सन उस टाइम को जब कैलकुलेट करता है वो थोड़ा टाइम दिख रहा होता है, जबकि उसी बस के उन्हीं दो इवेंट्स के दरमियान में बाहर ठहरा हुआ पर्सन जब टाइम कैलकुलेट करेगा तो उसे लार्जर टाइम दिखाई देगा, ठीक है, स्ट्रेच टाइम दिखाई देगा, टाइम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है टाइम इज स्ट्रेच्ड, टाइम बढ़ गया। ये पहला रिजल्ट था जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंस में आता है, कि अगर हम ये कंसिडर कर लें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दरमियान में रिलेटिव मोशन भी हो और तमाम के तमाम तर जितने भी फ्रेम हैं हमारे पास इनर्शियल हों, तो लॉज ऑफ फिज़िक्स हमारे पास क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे, एक जैसे ही होंगे तमाम तर फ्रेम्स के लिए। और उनका पहला रिजल्ट ये था हमारे पास टाइम डायलेशन या रिलेटिविस्टिक टाइम इसे कहा जाता है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दरमियान में रिलेटिव मोशन पाई जाए तो ये फिनोमेना हमेशा अप्लाई होता है ऑल टाइमिंग प्रोसेस के ऊपर। कौन से टाइमिंग प्रोसेस, देखें केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा, तो उस केमिकल प्रोसेस का टाइम लेना दरअसल रिलेटिव मोशन की वजह से होता है, जबकि बायोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी हो रहे हैं कुछ ना कुछ टाइम लेते हैं, तो ये भी रिलेटिव मोशन की वजह से है। एजिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन, इंसानों का उम्र का बढ़ना ये कम हो सकता है, इसको कम किया जा सकता है अगर हाई स्पीड के ऊपर इंसान मूव कर रहे हो। यहाँ से गौर कीजिए, हमारी चूँकि स्पीड बहुत थोड़ी है एज़ कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, कम स्पीड हो जाने की वजह से हम एजिंग प्रोसेस में से गुजरते हैं। हमारी एज का बढ़ना ये रिलेटिव मोशन की बुनियाद है। अगर हम हाई स्पीड के ऊपर मूव करना शुरू कर दें एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमारा एजिंग प्रोसेस, उम्र का वक्त के साथ साथ बढ़ना ये कम हो जाए। इफ़ द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स फ्रेम, अगर एक ऑब्जर्वर पॉइंट्स फ्रेम के लिहाज से मूव कर रहा हो, पॉइंट्स इनके ऊपर कंडीशन है विच आर फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो दो पॉइंट
एक दूसरे से फिक्स्ड फासला के ऊपर मौजूद हैं, तब देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज shortened than the distance calculated by stationary observer। एक ऑब्जर्वर मूव करता हुआ पॉइंट्स फ्रेम के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ की या डिस्टेंस की कैलकुलेशन करता है। उसके डिस्टेंस की कैलकुलेशन समाल आती हैं उस पर्सन, उस ऑब्जर्वर की निस्बत जो उसी ही फ्रेम के अंदर, उसी पॉइंट्स फ्रेम के अंदर बैठकर उन्हीं दो पॉइंट के दरमियान में लेंथ की या डिस्टेंस की कैलकुलेशन करता है। यहाँ आ जाए, एग्जाम्पल हमारे पास है, एक हमारे पास वही बस फ्रेम है जिसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं हमारे पास, उनमें से किसी एक ऑब्जर्वर को हम पकड़ लेते हैं। लेट से फर्ज कर लें दो पॉइंट्स से ए और बी। इन दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में उसी ही बस फ्रेम में बैठा हुआ पैसेंजर कैलकुलेशन करता है और लेंथ की या डिस्टेंस की इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो बन रही है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ या डिस्टेंस बन रहा है उसकी जो कैलकुलेशन यही ऑब्जर्वर, वही पैसेंजर, उसी ही बस में बैठा पैसेंजर जब कैलकुलेट करता है तो वो इसे 3 सेंटीमीटर कैलकुलेट करता है। क्लियर? लेकिन जब इसी ही बस फ्रेम, जिसे पॉइंट्स फ्रेम का यहां पर इसने नाम लिखा हुआ है, पॉइंट्स फ्रेम, पॉइंट्स फ्रेम हमारे पास कौन सा है? बस फ्रेम। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में इसी लंबाई की कैलकुलेशन कोई दूसरा ऑब्जर्वर करता है जो कि सेकंड फ्रेम में आता है। वो बाहर ठहरा हुआ पर्सन, बाहर से ठहरा हुआ पर्सन ये जब इसी ही बस फ्रेम के इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ की या डिस्टेंस की कैलकुलेशन करता है तो ये इसे, इस बाहर ठहरे हुए पर्सन को शॉर्टर दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। वो लेंथ जो इस पैसेंजर ने उसी ही बस के अंदर बैठ के कैलकुलेट की थी, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसके मुताबिक 2 सेंटीमीटर के करीब होगी, कम हो जाएगी। मिसाल देने का ये मकसद है। यही लफ्ज़ यहाँ पर उसने लिखे हुए हैं, इफ़ ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स फ्रेम, अगर ये ऑब्जर्वर किसी भी वेलोसिटी के साथ पॉइंट्स फ्रेम के लिहाज से रिलेटिव मोशन में हो, पॉइंट्स फ्रेम के अंदर वो पॉइंट्स एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हों, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज शॉर्टन, ये महसूस करेगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है या लंबाई है वो शॉर्टर हो गई है, छोटी हो गई है। किसकी निस्बत? देन द डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो इसने कैलकुलेशन की थी उसके मुकाबले में इसे ये लंबाई थोड़ी दिखाई देती है। इस अफेक्ट को कहा जाता है, दिस अफेक्ट इज कॉल्ड एज लेंथ कंट्रैक्शन। इसे क्या कहा जाता है? लेंथ कंट्रैक्शन कहा जाता है। अब वही दो हमारे पास प्रॉपर लेंथ क्या होती है, आपकी बुक के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है। इसी बस फ्रेम में बैठा हुआ पैसेंजर इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस मेजर करेगा, जो लेंथ मेजर करेगा, वो कहलाएगी इसकी प्रॉपर लेंथ। डेफिनेशन यहाँ पर, लेंथ कैलकुलेटेड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देखिए यहाँ पर ये स्टेशनरी था, इज कॉल्ड एज प्रॉपर लेंथ इसको कहा जाता है। दूसरी वो डेफिनेशन जो मैं आपको सिंपलर बता चुका हूँ, लेंथ कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जर्वर इन इट्स ओन फ्रेम, अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठकर जो लेंथ कैलकुलेशन की जाती है इसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर लेंथ कहा जाता है। ठीक, और इसको एल नॉट से डिनोट किया जाता है, एल नॉट से। क्लियर? कंट्रैक्टेड लेंथ के लिए जहन में रखिएगा। अब फर्ज कर लेते हैं यहां हमने इस ऑब्जर्वर को मूव कराया था, लेट से आपकी बुक के अंदर उसने यहां बस फ्रेम को मूव कराया है जिसे पॉइंट्स फ्रेम का नाम दे रहा है। एक और नाम भी आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, पॉइंट्स फ्रेम। एक ही चीज के नाम है सारे, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बस फ्रेम, पॉइंट फ्रेम वही है हमारे पास। देखिए बस के अंदर किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ कैलकुलेट की जा रही है ना, तो इसीलिए चाहे इसे पॉइंट फ्रेम का नाम दे दे, इसे बस फ्रेम का नाम दे, टेंशन न ले, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके पास। अब फर्ज कर लें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और बाहर ठहरा हुआ पर्सन
वो सेकंड फ्रेम हमारे पास बन जाएगा। तो कंट्रैक्टेड लेंथ क्या आएगी? लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जर्वर ऑफ सेकंड फ्रेम इज कॉल्ड एज कंट्रैक्टेड लेंथ, इसको कहा जाएगा। रिलेटिविस्टिक लेंथ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बाहर से ठहरा हुआ पर्सन जब इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस की या लेंथ की मेजरमेंट करेगा तो इस तरह की लेंथ को क्या कहा जाएगा? इसे कंट्रैक्टेड लेंथ कहा जाएगा या रिलेटिविस्टिक लेंथ कहा जाएगा। और इसका फार्मूला हमारे पास होता है L बराबर है L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब भी गौर करें, V स्पीड ऑफ द पॉइंट फ्रेम है आपके पास और C स्पीड ऑफ लाइट है। पहले भी हमने देखा ये टर्म हमारे पास लेस देन 1 होती है। अगर किसी टर्म को जो लेस देन 1 हो यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ से इक्वालिटी की दूसरी तरफ ये वैल्यू कम हो जाती है, जो जाहिर करती है L हमारे पास कम हो चुका है। L क्या है हमारे पास? रिलेटिविस्टिक लेंथ है, लेंथ शॉर्टर हो गई है। तो इससे रिजल्ट हमारे पास अखज़ होता है L इज लेस देन L नॉट। रिलेटिविस्टिक लेंथ या जिसे कंट्रैक्टेड लेंथ कहा जा रहा है ये लेस होगी उस प्रॉपर लेंथ के। मतलब कहने का, बाहर ठहर कर इस ऑब्जर्वर ने उन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ मेजर की थी वो कम हो गई है उस लेंथ की निस्बत जो इसी ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठकर यही पर्सन अपने ही फ्रेम अपनी ही बस में बैठा हुआ पैसेंजर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ मेजर करके बैठा था वो ज़्यादा महसूस होती। तो इससे लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज शॉर्टर, कम हो जाता है, शॉर्ट एंड हो जाता है। ये था हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन का मामला। एप्लीकेशन इसकी कहाँ पर होती है? डिस्टेंस कैलकुलेटेड बिटवीन स्टार एंड अर्थ। ज़मीन और स्टार के दरमियान में जब डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए बाय एन ऑब्जर्वर, एक ऐसा ऑब्जर्वर इन अ स्पेसशिप जो किसी एक स्पेसशिप के अंदर मूव कर रहा हो, इज शॉर्टेंड, तो ये डिस्टेंस कम वहाँ कैलकुलेट करेगा देन द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जर्वर एट द अर्थ फ्रेम। ज़मीन के ऊपर बैठकर ज़मीन और स्टार के दरमियान में जो ऑब्जर्वर कैलकुलेशन कर रहा है डिस्टेंस की, वो डिस्टेंस हमारे पास लार्जर रहता है, जबकि दूसरा ऑब्जर्वर जो कि स्पेसशिप में बैठकर मूव कर रहा है और उसी स्टार और अर्थ के दरमियान में डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये डिस्टेंस शॉर्टर हो जाता है। अब यहाँ गौर कीजिए, अर्थ और स्टार, अर्थ अपना ही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर ही वो स्टार और अर्थ के दरमियान में जो कैलकुलेशन कर रहा है ये प्रॉपर लेंथ, जबकि यहाँ स्पेसशिप में बैठकर ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ और स्टार के दरमियान में कैलकुलेशन करना। अर्थ और स्टार के दरमियान में कैलकुलेशन करने से आपके पास जो लेंथ होगी वो रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी। अब यहाँ देखिए रिलेटिविस्टिक लेंथ स्मॉल हो जाएगी प्रॉपर लेंथ की निस्बत, ये एप्लीकेशन है इसके। इसके बाद तीसरा जो रिजल्ट इसका निकलता है वो है हमारे पास मैस वेरिएशन, मैस में तब्दीली। इसे एक और नाम भी दिया जाता है मैस डायलेशन का नाम, मैस डायलेशन, ठीक है, मैस डायलेशन का नाम भी दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैस इज नॉट एब्सोल्यूट, मैस एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, इट इज वेरिइंग क्वांटिटी, ये बदलती हुई मिकदार है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दरमियान में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, पहली टर्म हमारे पास प्रॉपर मैस की होती है, द मैस कैलकुलेटेड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज प्रॉपर मैस, इसको कहा जाता है और इसे एम नॉट से जाहिर किया जाता है। इसके बाद है रिलेटिविस्टिक मैस, द मैस कैलकुलेटेड बाय द मूविंग ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज रिलेटिविस्टिक मैस। वो मैस जो कि एक मूविंग ऑब्जर्वर कैलकुलेट करता है इसको कहा जाता है रिलेटिविस्टिक मैस, और इसको डिनोट किससे किया जाता है? एम से डिनोट किया जाता है। अगर इसका रिलेशन लिखा जाए जो कैलकुलेट किया गया था, एम बराबर होता है एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और होल अंडर रूट। यहाँ पर फिर से वही कैलकुलेशन कि 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट, ये हमेशा लेस देन 1 क्वांटिटी है। अगर ये लेस देन 1 है तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, डिवाइड किया जाता है तो ओवरऑल इस क्वांटिटी की मिकदार बढ़ जाती है, तो इसीलिए m इज़ ग्रेटर देन m नॉट। रिलेटिविस्टिक जो मैस है ये हमेशा बढ़ जाएगा
उस प्रॉपर, या हमारे पास रेस्ट ऑब्जर्वर ने जो मास की कैलकुलेशन की थी उससे मास इज डायलेटेड, मास डायलेट हो गया या इंक्रीज हो गया। तो ये तीसरा इफेक्ट था हमारे पास। तीन तरह के रिजल्ट निकलते हैं। पहला टाइम डायलेशन, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर रिलेटिव मोशन आ जाए तो उस वक्त हमें टाइम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेंथ कंट्रैक्शन का मामला, लेंथ शॉर्टर होती हुई दिखाई देती है। और तीसरा हमने देखा था मैस वेरिएशन का या मैस डायलेशन का, मैस भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के दरमियान में क्या हो, रिलेटिव मोशन पाई गई हो। इसके बाद इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमारे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस कुछ अराइज होते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है? पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, कैन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट? क्या एक मटेरियल ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव किया जा सकता है? जवाबन नहीं। क्यों? रीज़न देखिए। अभी हमने यहाँ पर मैस डायलेशन का फार्मूला पढ़ा, m बराबर होता है m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होल अंडर रूट। यहाँ अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दिया जाए तो v को c से रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो m बराबर होगा m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दें, 1 रिमेनिंग रहेगा, तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। m नॉट डिवाइडेड बाई जीरो, समथिंग ओवर जीरो, आंसर आता है इन्फिनिटी। इसका मतलब रिलेटिविस्टिक मैस इन्फिनिटी पर जाना चाहिए। अब अगर ऐसा हो जाए, mass is infinite and hence infinite force is required। अगर मास इन्फिनाइट हो जाए, इन्फिनाइट क्यों हो गया है? क्यों? हमने ऑब्जेक्ट को अगर स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भगाना हो तो फोर्स इन्फिनाइट हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम उसे एक्सेलरेट करा सकें उस ऑब्जेक्ट को। इन नेचर के अंदर कभी ऐसी कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, बट नो इन्फिनाइट फोर्स इज अवेलेबल। इस तरह की कोई भी इन्फिनाइट फोर्स हमारे पास है नहीं, तो मास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ना ही हम उसे एक्सेलरेट करा पाएंगे। सो एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट, उसे स्पीड ऑफ लाइट के साथ एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। दूसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, वाई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन आवर डेली लाइफ? ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? यहाँ प्रोमिनेंट क्यों नहीं है, वाज़ह क्यों नहीं हमें दिखाई देते? उसकी वजह है कि हमारे इस डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इनकी जो स्पीड है बहुत शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। इसी वजह से हमें ये इफेक्ट दिखाई नहीं देते। जितनी भी बॉडीज़ हैं हमारे पास, स्मॉलर स्पीड है इनकी, हत्ता के अपनी अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड को गौर किया जाए तो ये हमारे पास बनती है 3×10⁴ मीटर फी सेकेंड, जबकि वहीं स्पीड ऑफ लाइट को अगर देखें तो 3×10⁸ मीटर फी सेकेंड, उसकी भी आधी बनती है। तो इतना शार्टर हो जाने की वजह से किसी किस्म का हमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट यहाँ नहीं मिलता। हाँ, न्यूटन लॉज यहाँ वैलिड इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये लॉ बेसिकली तौर पर वैलिड ही उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया था इसके लिए, कि उन तमाम तर ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड रहेंगे जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत शॉर्टर होगी, बहुत कम होगी। इसीलिए हम न्यूटन लॉज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जबकि अगर हमने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखने हो तो लाजमी है पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जिसको हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के अंदर देखना चाहते हैं, उसके लिए लाजमी है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करे। और ऐसा मामला हमें एटॉमिक लेवल के ऊपर दिखाई देता है। एटॉमिक लेवल के ऊपर तमाम तर पार्टिकल्स हमेशा स्पीड अप्रोच टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, तब जाकर वहाँ पर हमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमें प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं, इनको हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैस एनर्जी रिलेशनशिप। इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के देने के बाद आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और मास एनर्जी में बदली जा सकती है, और इसके लिए उसने अपनी एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, E बराबर है mc स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैस एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, इनको एक दूसरे में बदला जा सकता है। मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास E बराबर है mc स्क्वायर। रेस्ट मैस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्ट्स मैस एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट मैस एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी इक्विवेलेंट टू ऑब्जेक्ट्स मैस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज रेस्ट मैस एनर्जी, इसको कहा जाता है। रेस्ट मैस एनर्जी को हमेशा E नॉट m नॉट
सी स्क्वायर से जाहिर किया जाता है। ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से जाहिर किया जाता है। अब जहन में रखिएगा, ये एम नॉट सी स्क्वायर, एम बेसिकली तौर पर रिलेटिविस्टिक मैस है। रिलेटिविस्टिक मैस को जब सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमेशा लार्जर रहता है रेस्ट मैस को स्पीड ऑफ लाइट से रब करने से। अगर एनर्जी में ये फ़र्क हमारे पास मौजूद हो तो एनर्जी का ये फ़र्क हमेशा इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा एनर्जी के ये फ़र्क के बराबर होगी, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज को बेसिकली तौर पर जाहिर कर रहे हैं, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, अलग कर दें, ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप बन जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब मैस में तब्दीली है तो इसे डेल्टा एम से रिप्लेस किया जा सकता है, से सिंपल नोटेशंस है हमारे पास। तो यहाँ से एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को सिंपलर एनर्जी में बदल दे तो डेल एम सी स्क्वायर। अगर मास में तब्दीली को चेक करना चाहें तो डेल ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप हमें यहाँ से बताएगा। यहाँ जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम मैस में तब्दीली आपको दिखाई देगी, जितनी कम स्पीड होगी उतना ज़्यादा मैस में तब्दीली आपको दिखाई देगी। तो यहाँ अगर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हो तो उनके मैस में जो तब्दीली है वो बहुत कम दिखाई देती है, जबकि अगर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में कम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो उनके मास में तब्दीली ज़्यादा दिखाई देती है। हमारी जितनी भी विजिबल वर्ल्ड है इसके लिए देखें तो बहुत शॉर्टर स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में अजसाम की, तो उनके मास में तब्दीली हमें वाज़ेह दिखाई देती है। जबकि एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके देखें, जो कि पार्टिकल अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो उनके मास में तब्दीली बहुत कम दिखाई देती है, होती है लेकिन बहुत कम दिखाई देती है। इस रिलेशनशिप से हमने कैलकुलेट करने होंगे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? एक एप्लीकेशन है हमारे पास, नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम, इसके अंदर हम ये इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम के तहत विदाउट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को शामिल ना किया जाए तो ये नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम हमेशा एक जिस्म की स्पीड को 2 × 10⁻⁻² मीटर फी सेकंड तक एक्यूरेट बता सकता है, ठीक है, और उसकी लोकेशन भी बता सकता है। और वहीं यही नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को अकाउंट आउट ना करे तो हमारे पास जो एक एयरक्राफ्ट है उसकी 1 आवर्स फ्लाइट के दौरान 750 मीटर तक के डिस्टेंस के अंदर उसकी पोजीशन बता सकता है। बात को सुनिए, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को अकाउंट आउट अगर ना किया जाए तो एक एयरक्राफ्ट जो हमारे पास होता है उसका 1 घंटे की उड़ान के दौरान 750 मीटर के दायरे के अंदर उसकी पोजीशन लोकेशन बताई जा सकती है और उसकी स्पीड भी बताई जा सकती है। जबकि इसी नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम के अंदर अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को अकाउंट आउट कर लिया जाए, उनको शामिल कर लिया जाए, तो यहाँ गौर कीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 × 10⁻³ मीटर फी सेकंड की स्पीड एक्यूरेट तरीके से बताई जा सकती है, जो इससे ज़्यादा प्रीसाइज है, मतलब इतनी आगे जाकर आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वहीं वो एयरक्राफ्ट उसकी 1 आवर्स की फ़्लाइट के अंदर 50 मीटर तक की, इतने देखिए छोटे से एक एयरक्राफ्ट की कितनी बड़ी स्पीड होती है, इतनी छोटे से डिस्टेंस के अंदर आप उसकी सही से लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर मुश्तमिल था। इसके अंदर बच्चे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो मैं दोबारा से आपको रिपीट आउट कर देता हूँ। अक्सर बच्चों को लगता है कि जो मोशन है वो या तो फ्रेम की होनी चाहिए या ऑब्जर्वर की होनी चाहिए। आप किसी भी लिहाज से कह सकते हैं। रिलेटिव मोशन उस वक्त क्रिएट हो जाती है जब या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, रिलेटिव मोशन हो जाती है। दोनों बैक वक्त भी मूव कर सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, कभी तो वो ऑब्जर्वर को मूव करा देता है, कभी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मूव करा देता है। तो आप ऐसा कर लें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जो बेसिकली तौर पर जिसके अंदर इवेंट्स लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर जैसे कि हमने बस की मिसाल ली थी, तो उस बस के फ्रेम को आपने मूव नहीं कराना, आपने ऑब्जर्वर को मूव करा लेना है, ठीक है। और जो लफ्ज स्टेशनरी ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करता है आपके इस टॉपिक के अंदर, वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर उसी बस के अंदर बैठा हुआ वो पैसेंजर को डिनोट करा रहा है। आपने स्टेशनरी ऑब्जर्वर बाहर दूसरे रेफरेंस वाले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले ऑब्जर्वर को नहीं लेना, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर को नहीं लेना है, बल्कि उसी ही बस के अंदर बैठा हुआ जो पैसेंजर स्टेशनरी है उसको ले रहा होता है वो। तो आपने इसके अंदर मिक्सिंग नहीं करनी। अगर मिक्स करेंगे क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये जहन में रखें, स्टेशनरी ऑब्जर्वर,
अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से होता है, और जो मूविंग ऑब्जर्वर है आपकी बुक के अंदर जो टर्म्स है उसने इस्तेमाल की हुई हैं वो बेसिकली तौर पर दूसरे फ्रेम का पर्सन है जो बाहर से ठहर कर उस बस के अंदर बैठे हुए तमाम तर पैसेंजर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो पर्सन यहाँ पर वो इसको डिनोट करा रहा है। तो आपने इनको मिक्स नहीं करना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सिखाया है कि इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जहां जहां प्रॉपर टाइम है या लेंथ है या आपके पास मैथ्स है प्रॉपर जो डिनोट करा रहा है, वो अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठ के ऑब्जर्वर उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो फौरन से आपने देखना है कि भाई इसने अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठ के दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ भी कैलकुलेट कर ले, दो इवेंट्स के दरमियान में टाइम भी मेजर कर रहा है, और उसी ही बस के अंदर कोई वॉच लगी हुई है जिसके ऊपर ये टाइम को मेंशन कर रहा है। इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके ये जाकर मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहा है, जबकि जो रिलेटिविस्टिक मास है, लेंथ है, या आपके पास टाइम का उसने कंसेप्ट आपको दिया है, वो बेसिकली तौर पर बाहर से ठहरा हुआ ये पर्सन उसी बस के अंदर लगे हुए वॉच के ऊपर दो इवेंट्स के दरमियान में बस मूव कर रही होती ना, उनके दरमियान में भी टाइम मेजर कर रहा होता है। और यही बाहर ठहरा हुआ पर्सन दो पॉइंट्स जो कि बस के अंदर दो पॉइंट्स मौजूद थे और उनके दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करना था, उन्हीं की कैलकुलेशन कर रहा होता है। यही बाहर ठहरा हुआ पर्सन मास की कैलकुलेशन, उसी बस के अंदर कोई मास है उसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट सामने आते हैं। तो आपने इनको मिक्सअप नहीं करना। मैंने आखिर में आपको टॉपिक का वो मग्ज़ दे दिया है कि इन चीज़ों को ग्रिपिंग के साथ रखें। आपकी इन 4-5 पॉइंट्स के ऊपर ग्रिपिंग होनी चाहिए, तब आपको टॉपिक ये बहुत इजी लगेगा। इजी है, आसान सी कैलकुलेशन है, आप इसको टफ न लें, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।